हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेज। कैसे हैं सब आप? आई होप आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी और आरएस का एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ चुका है। तैयारी को ज़ोर शोर से करिए। लास्ट क्लास में हमने फिस्कल जो पॉलिसी है उसके बारे में देखा, कौन कौन से हमारे बजट के घाटे यानी डेफिसिट होते हैं, और कुछ हमने डिस्कशन किया। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि भारत में टैक्सेशन सिस्टम कैसे है, कर है वो किस प्रकार लगाया जाता है, कौन कौन से कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, और कर से रिलेटेड जो भी शब्दावलियां हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उनको हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने एक चार्ट देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट ये चार्ट था। इसमें मैंने आपको बताया कि भारत सरकार है वो बजट में एक तो रेवेन्यू साइड होती है और एक कैपिटल साइड होती है, यानी पूंजीगत और राजस्व है। भारत की सरकार का सबसे जो इंपॉर्टेंट राजस्व जिससे आता है, कर जिससे आता है, आपके इनकम बोल लीजिए या प्राप्ति बोल लीजिए, वो आता है आपके कर राजस्व से। ये कर राजस्व है, यहां से सरकार के पास सबसे ज्यादा पैसा आता है। अब इस कर राजस्व में मैंने आपको बताया कि एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। आज हम ये वाली चीज देखने वाले हैं। ठीक है, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में हमें देखना है कि कर राजस्व से भारत में सरकार के पास कैसे पैसा आता है, कौन कौन से कर होते हैं, उनके नेचर क्या होते हैं, रिलेटेड शब्दावलियां हैं वो देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले टैक्स क्या होता है। अब आप सब जानते हैं कर क्या होता है। कर का मतलब ये होता है कि कर यानी टैक्स एक ऐसा कंपल्सरी पेमेंट है, एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जो जनता द्वारा सरकार को किया जाता है, और सरकार से इस बदले में कोई अपेक्षा या कोई आशा नहीं की जाती कि सरकार हमारा कुछ काम करेगी, कुछ प्रतिफल हमें देगी। एक ऐसा भुगतान है जो आपको अनिवार्य रूप से करना ही है। अब इसमें आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते कि सरकार को हमने कर दिया है तो ये सरकार का दायित्व बनता है। देखिए, नैतिक रूप से और लोकतांत्रिक देश के लिए सरकार का यह दायित्व बनता है कि कर से प्राप्त होने वाली आय को सरकार अच्छी जगह या अच्छी तरीके से क्या है यूज करे। हम सब ने देखा, जब हमने राजकोषीय नीति पढ़ा तो हमने यही बताया मैंने आपको कि सरकार है वो, जब कर सरकार के पास आता है, रेवेन्यू आती है, तो सरकार ये सोचती है इस पैसे को मैं कैसे यूज करूं ताकि राजकोषीय घाटा है वो ज्यादा ना आए। अब देखिए, कर मैंने क्या बताया, कर एक अनिवार्य भुगतान है जो लोगों द्वारा सरकार को दिया जाता है बिना प्रतिफल की इच्छा के। ठीक है, तो ये हमारा कर है। ठीक है, कर क्या है, एक कंपलसरी पेमेंट है जो बिना प्रतिफल की आशा के साथ दिया जाता है। देखिए, कई बार हम सुनते हैं अक्सर न्यूज डिबेट वगैरह में कि हमारे टैक्स के पैसे का सरकार गलत जगह यूज कर रही है, पर सरकार ने आपको ये वादा नहीं किया है कि मैं कर लेने के बाद है वो तुम्हें बताऊंगी कि पैसा कहाँ यूज करना है। वो मेरी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि मैं उस पैसे का कहाँ उपयोग करूं। तो कर हो गया एक अनिवार्य भुगतान। दूसरा क्या है कि कर है वो जो आय का स्तर है, जिसको हम बोलते हैं समानता, आय की समानता, सॉरी असमानता है, उसको कम करता है। अब देखिए, कैसे करता है ये कम। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, उसकी इनकम है, सपोज कीजिए 80,000। एक व्यक्ति है बी, जिसकी इनकम मान लीजिए 50,000 है। अब देखिए, कर की दर है वो है 10%। क्या है, 10% है कर की दर। अब सपोज कीजिए, मतलब मैं अब आपको बता रहा हूं कि 10% हमने कर काट दिया, 8,000 रुपए कर को लेस किया यहाँ पे, तो इसकी इनकम बची 72,000 रुपए, यानी इसके पास बचे 72,000। इसमें से 50,000 में से हमने 10% यानी 5,000 रुपए टैक्स के काटे, तो हमारे पास बचे 45,000 रुपये। अब देखिए दोनों केस को, जब इसकी इनकम थी 80,000 रुपए, इसकी 50,000 थी, तो इसमें इन दोनों में आय का अंतर कितना था, वो था आपके 30,000 रुपए। और जब सरकार ने कर लगाया तो उसके बाद आय का अंतर कितना बचा, 72 में से 45 घटाइए, कितने बचे, 12 में से 5 गए 7, और 6 में से 4 गए 2, यानी 27,000 रुपए। तो इस टैक्स ने क्या है, इनके आय के अंतर को कम कर दिया। ये है कर का एक बेसिक सा
अलग दृष्टिकोण से हम कर को देख सकते हैं कि टैक्स जब लगाया जाता है तो वो आय की असमानता को भी कम करता है। ठीक है, तो ये हमने कर के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी देखी। अब देखिए, दो प्रकार के कर होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। इसको और देखते हैं हम। देखिए, प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं और अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस व्यक्ति पे ये लगाया जाता है उसको ही उसका भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, वह कर जिसका अंततः भुगतान उसी व्यक्ति या संस्था को करना पड़ता है जिस पर यह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। यानी इकोनॉमिक्स में दो टर्म चलती है कर में, एक होता है करापात और एक होता है कराघात। ठीक है, एक होता है इंपैक्ट ऑन टैक्स, एक होता है इंसिडेंस। देखिए, करापात मीन्स कि वैधानिक तौर पे जिस व्यक्ति का दायित्व है कर को चुकाने का उसको बोलते हैं करापात। जिस व्यक्ति पे वैधानिक दायित्व बनता है कि वो कर सरकार को जमा कराए उसको बोलते हैं इम्पैक्ट। एक होता है कराघात। कराघात मीन्स कि जो व्यक्ति जिस पे मतलब दायित्व बनेगा वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकेगा, वो उसको चुकाना ही है। डायरेक्ट टैक्स के मामले में क्या है, दोनों बिंदु एक ही जगह है। यानी मैं हूं कोई, मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं, मैं कोचिंग में पढ़ाता हूं, मेरे पे सरकार ने इनकम टैक्स यानी आयकर लगाया। अब इम्पैक्ट ऑफ टैक्स भी मुझ पे ही है, मेरे पे ही कराघात है, और करापात भी मेरे पे ही है, मुझे ही चुकाना है। मैं किसी अन्य व्यक्ति को इस कर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। यानी करापात और कराघात दोनों बिंदु एक ही व्यक्ति है। मान लीजिए ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको इसका आयकर का, इनकम टैक्स का। अब कोई कंपनी है, डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल में दूसरा एग्जाम्पल आता है निगम कर, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है। कोई संस्था है, कंपनी है, उसकी उसके जो लाभ है उस पर कर लगाया गया। ठीक है, अब वो कंपनी दूसरी कंपनी पे शिफ्ट नहीं कर सकती, उसी को देना होगा। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। ऐसे ही एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है सामान्यतः किसी वस्तु और सेवा के जो लेन देन होते हैं उस पे लगाया जाता है। जैसे एक पॉपुलर एग्जांपल है जीएसटी, वस्तु और सेवा कर। जब हम दुकानदार के पास कोई चीज खरीदने जाते हैं, एक छोटी सी माचिस की डिब्बी एग्जांपल के तौर पे रख लीजिए, उसको भी यदि आप पीछे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्स। 1 रुपए की माचिस है उसमें भी टैक्स है। या कोई भी वस्तु मान लीजिए, कोई भी सेवा मान लीजिए, हम उसको जीएसटी, उसको जब प्राइस देते हैं उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। अब उसमें क्या है कि वो कर लगाया गया किस पे, दुकानदार पे। किसने किया, हमने। चुकाने की जिम्मेदारी किसकी है, दुकानदार की। हमने चुकाया है, जिम्मेदारी किसी और की है। इसको बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष कर, जिसमें कर का क्या है, हस्तांतरण यानी ट्रांसफर हो सकता है। करापात और कराघात यानी इंपैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स वो क्या है, अलग अलग बिंदु है। इसको बोला जाता है अप्रत्यक्ष कर। उदाहरण क्या है, जीएसटी, वस्तु और सेवा कर। इसके उदाहरण है आपके इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स यानी निगम कर। निगम कर लगाया जाता है जो कंपनियां होती है, व्यापारिक कंपनियां, उनकी जो लाभ होता है उनका उस पे लगाया जाता है। और आयकर लगाया जाता है किसी व्यक्ति की आय पे। अब देखिए इसमें क्या है, कर हस्तांतरण क्या है, संभव नहीं है, इसमें संभव है। अब दो शब्द है, इसकी प्रकृति है प्रोग्रेसिव और इसकी है रिग्रेसिव। इनको पढ़ेंगे। ये कर होते हैं प्रगतिशील, ये होते हैं प्रतिगामी। इनको हम देखने वाले हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, इसको जो प्रशासन है वो किया जाता है सीबीडीटी, जिसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। डीटी मींस डायरेक्ट टैक्स, इसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। ये इसका प्रशासन करती है। ये एक सामान्य सी चर्चा हो गई। अब हम एक एक करके जो टैक्स है उनको सबको देखने वाले हैं। देखिए, मैं आपको पहले प्रगतिशील और प्रतिगामी बता दूं। मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट टैक्स है ये होते हैं प्रगतिशील। ये क्या होता है वो देखिए। ये कोई कर नहीं होता है प्रगतिशील, कर का एक नेचर है कि करों को किस प्रकार प्रगतिशील तरीके से देखें या प्रतिगामी तरीके से देखें। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है
यानी इनकम का जब स्तर बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, तो क्या है, कर की दर है वो बढ़ेगी। जो टैक्स की रेट है वो क्या है, बढ़ेगी। जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ेगा, टैक्स की रेट बढ़ेगी। अब देखिए, आय का स्तर यदि बढ़ेगा तो ये टैक्स क्या है, निर्धन व्यक्तियों पे ज्यादा लगेगा, वो सॉरी अमीर व्यक्तियों पे ज्यादा लगेगा, और गरीब व्यक्तियों पे कम लगेगा। इसको हम बोलते हैं प्रगतिशील कर प्रणाली। डायरेक्ट टैक्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे हम टैक्स के स्लैब्स देखेंगे कि इनकम टैक्स है वो कैसे लगाया जाता है। अब उसमें हम देखेंगे कि जिनकी इनकम 7 लाख से नीचे है उन पे कोई टैक्स नहीं लगता। उससे ऊपर अलग अलग रेट है, रेंज बता रखी है, 9 से 12 में इतना लगेगा, 15 से 20 में इतना लगेगा। जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ेगा, कर की दर है वो बढ़ेगी। इस प्रणाली को बोला जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रगतिशील टैक्स सिस्टम। यानी आय के स्तर के बढ़ने के साथ टैक्स की दरें हैं वो भी बढ़ेगी। तो इसमें अमीर व्यक्ति है उन पे ज्यादा कर लगाया जाएगा, गरीब व्यक्तियों पे कम कर लगाया जाएगा। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अब देखिए, अगर ये सिस्टम हम देखते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, तो इसके हिसाब से तो ये होना चाहिए कि सरकार को यदि आर्थिक विकास करना है तो कर राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू बढ़ाओ। सरकार टैक्स रेवेन्यू बढ़ाती रहो और अपना आर्थिक विकास है वो करते रहो। पर ऐसा संभव है क्या, वो चीज हम देखेंगे। सवाल आने चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम की अमीर व्यक्तियों पे ज्यादा कर लगाओ, गरीबों पे कम लगाओ। टैक्स की दर जैसे आय का स्तर बढ़े, कर की दर बढ़ाओ, उससे क्या है, आर्थिक विकास करो। पर इस जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, ये क्या पॉसिबल है क्या, ज्यादा मात्रा में कर की दर दर जो बढ़ाना वो भी सही है या नहीं, वो हम चीज देखेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि कर राजस्व, इसका मतलब ये हो गया, कर राजस्व है वो बढ़ाने के लिए टैक्स की रेट है वो बढ़ाते रहो। ऐसा पॉसिबल है क्या? तो एक अर्थशास्त्री हुए, एक हम पढ़ेंगे अभी लेफर कर्व, लेफर वक्र, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए, लेफर कर्व क्या बताता है हमें, वो चीज इंपॉर्टेंट तरीके से आप देखिए। मैं एक कर्व बना रहा हूं आपके सामने, इधर मैं लिख रहा हूं टैक्स रेट, जिसको मैं नाम दे रहा हूं T1। ये पॉइंट है, ये मान लीजिए T1, T0, T2, T3, T4, T5, ये टैक्स की दरें हैं। इधर मैं लिख रहा हूं आपके रेवेन्यू। ठीक है, मैंने लिखा R1, R2, R3, R4 और R5। मैंने आपको लास्ट जो हमारा डिस्कशन था उसमें ये बताया कि टैक्स की रेट बढ़ा के कर राजस्व बढ़ाओ, पर ऐसा ज्यादा मात्रा में करना उचित है या नहीं, वो देख रहे हैं हम। देखिए, ये कर्व हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे आप कर की दर बढ़ाओगे तो आपका राजस्व बढ़ेगा। ठीक है, मैंने मान लीजिए ये एक पॉइंट है R3 और T3, मैंने T3 तक टैक्स की रेट बढ़ाई, उसके बाद क्या है, मेरी R3 राजस्व हुई, राजस्व बढ़ी। पर एक पॉइंट के बाद आपकी जो राजस्व है वो कम होती जाएगी। जैसे इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा आप देख लीजिए कर्व कैसे बनाते हैं। T1 बढ़ाया R1, राजस्व बढ़ा, T2 बढ़ाया R2, T3 R3, एक लेवल आया T3, इसके बाद क्या है, मेरी राजस्व वो कम हो रही है, वापस डायग्राम ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ये बताता है लेफर वक्र। ये बताता है कि टैक्स की जो दर है, कर की दर, जो कर दर है वो एक मात्रा तक ही क्या है, ये मान लीजिए कुछ मात्रा तक ही कारगर है। यदि आप टैक्स की रेट है वो ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो लोग है वो जॉब्स यानी काम को
कम वरीयता देंगे और लोग देंगे वरीयता आराम को। आप खुद देख के देख लीजिए, यदि सरकार हमारा आय का स्तर बढ़े और टैक्स की रेट बढ़ाती रहे तो क्या लोग काम करना चाहेंगे? जी नहीं। लोग है वो आराम को वरीयता देंगे, देश में प्रोडक्शन कम होने लग जाएगा। लोग कहेंगे क्या मतलब है इतना काम करने का जब सरकार हमारे पैसे कर के रूप में ही काट रही है। जैसे आप प्राइवेट जॉब वगैरह कोई करता है तो वो सब यही परेशान है कि यार टैक्स की रेट बहुत ज्यादा है, कर बहुत ज्यादा ले रही है सरकार। और लोग तो स्टेटस भी लगाते हैं जब सैलरी आने वाली होती है कि सबका कटेगा। क्या कटेगा? ये इनकम टैक्स। तो लेफर वक्र ये बोल रहे हैं कि एक पॉइंट तक तो आपको राजस्व मिलेगी, उसके बाद ये शिफ्ट ऊपर हो जाएगा, आपके कर राजस्व में कमी आ जाएगी। तो ये हमें बताता है लेफर वक्र कि कर की जो दर है वो एक मात्रा तक तो राजस्व को बढ़ाएगी, पर उसके बाद है वो क्या है, एक पॉइंट के बाद T3 पॉइंट जो बता रहा हूं उसके बाद मान लीजिए ये ऊपर शिफ्ट होने लग जाएगा। ये हमें बताता है लेफर कर्व, लेफर वक्र। तो मैंने आपको क्या बताया इधर प्रगतिशील में कि आय का स्तर है वो जब बढ़ता है तो टैक्स की दरें बढ़ा दी जाती है। इसका इंपैक्ट ये होता है कि अमीर व्यक्तियों पे कर ज्यादा लगता है, गरीब व्यक्तियों पे कम। इस कर की प्रणाली को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। जब हम इनकम टैक्स की स्लैब्स देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा कि जैसे कर की दर वो आपके राजस्व बढ़ेगा तो कर की दर भी बढ़ेगी, सॉरी इनकम की रेंज है वो बढ़ेगी तो कर की दर बढ़ेगी। पर लेफर वक्र ये बताता है कि आप एक पॉइंट तक तो राजस्व बढ़ा हुआ देख सकोगे, उसके बाद कम होने लग जाएगा, लोग टैक्स चोरी भी करने लग जाएंगे, लोग काम को कम वरीयता देंगे, आराम को ज्यादा वरीयता देंगे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन किया। अब है प्रतिगामी कर, रिग्रेसिव कर। प्रतिगामी कर क्या होता है? प्रतिगामी का मतलब क्या है? उल्टा। इसका उल्टा देख लीजिए, जैसे ये क्या है, ऐसा कर है जो निर्धन व्यक्तियों पर अधिक भार डालेगा कर का। अमीर व्यक्तियों की तुलना में निर्धन वर्ग है उस पे अधिक भार डालेगा। जैसे जीएसटी है, जीएसटी एक क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, और ये प्रकृति पाई जाती है किसमें? इनडायरेक्ट टैक्सेस में। अब जीएसटी वो सबको देना पड़ेगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। एक माचिस की डिब्बी लेने जाओ, चाहे नमक लेने जाओ, चाहे कोई भी खाने पीने की चीजें लेने जाओ, आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना ही पड़ेगा। ऐसे उस इनडायरेक्ट टैक्स से आप बच नहीं सकते क्योंकि उसकी प्राइस में ही शामिल है। एक ब्रेड का पैकेट लेने गए उसमें भी जीएसटी लगा हुआ है, एक पेन खरीदने गए उसमें भी जीएसटी है, गरीब कुछ भी खरीदने गए उसमें जीएसटी क्या है, इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये निर्धन व्यक्तियों पे अधिक कर का भार डालेगा क्योंकि अमीर व्यक्तियों को तो कोई मतलब ही नहीं है, उनके लिए तो सब चीजें एक जैसी। अमीर व्यक्ति तो खरीदते ही महंगी चीजें हैं कि हमारा एक स्टेटस है वो मेंटेन रहे। गरीब आदमी एक 5,000 रुपए का फोन भी लेके आएगा उसमें भी जीएसटी लगा हुआ है, और अमीर व्यक्ति है वो आईफोन लॉन्च होता है तो वो लाइन में लग जाता है कि मैं तो आईफोन फर्स्ट डे खरीदूंगा और फिर स्टेटस लगाऊंगा। तो ये प्रतिगामी कर प्रणाली होती है जिसमें निर्धन व्यक्तियों पे कर का भार अधिक लगता है। ठीक है, तो ये हमने देखा प्रतिगामी कर। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट या बना लीजिए साथ के साथ में, ठीक है। तो ये लेफर कर्व है कि कर कुछ मात्रा तक तो क्या है, आपको राजस्व देगा बढ़ा हुआ कर, उसके बाद ये कर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि आप कर की दर को ज्यादा मत बढ़ाओ, जो रेट है उसको बढ़ाने पे फोकस मत करो। आप किस पे फोकस करो? आप फोकस करो कि कर का आकार बढ़े, आप करों में छूट दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर के दायरे में लेके आओ। सरकार देखते हो आप, सरकार बोलती है इनकम टैक्स आप जमा करवाए, सरकार बोलती है कि हम आपको बहुत सारे डिडक्शन देंगे, हम आपको जो इनकम की रेंज है इस रेंज तक हम कोई कर नहीं लेंगे। तो सरकार ये बोल रही है कि कर का दायरा बढ़ाओ, कर की जो रेट है उसको बढ़ाने पे फोकस मत करो, कर का क्या है, आकार बढ़ाओ, कर का दायरा बढ़ाओ। ठीक है, ये हो गया प्रतिगामी और प्रत्यक्ष वो प्रगतिशील कर। अब
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, उनके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक है प्रत्यक्ष कर को हम देखते हैं, डायरेक्ट टैक्स को। डायरेक्ट टैक्स कौन से? जिनमें करापात, इंपैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है, एक ही बिंदु जिस व्यक्ति पे लगाए जाते हैं उसी व्यक्ति को अंततः उसका भुगतान करना पड़ता है। टैक्स का दायित्व स्थानांतरित नहीं हो सकता, जैसे आयकर मैंने आपको बताया। तो कुछ कर होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं डायरेक्ट टैक्स में, और कुछ है राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। सबसे पहले देखिए केंद्र सरकार वाले कर, आयकर, इनकम टैक्स, निगम कर जिसको कॉर्पोरेट टैक्स मैंने बोला, पूंजीगत लाभ कर, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स एमएटी, प्रतिभूति लेन देन कर एसटीटी और सीटीटी। ये एक एक करके हम पढ़ेंगे, राज्य सरकार वाले भी एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं आयकर, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किस पे लगाया जाता है? ये लगाया जाता है किसी व्यक्ति की आय यानी इनकम पर लगाया जाता है। कोई भी व्यक्ति हो उसकी आय पे क्या है, इनकम टैक्स लगाया जाता है। अब देखिए कृषि आय को छोड़कर नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर की आय पर, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी आय पे लगाया जाएगा निगम कर। अगला जो नेक्स्ट आएगा, तो कृषि एग्रीकल्चर इनकम की आय को छोड़कर सारे नॉन कॉर्पोरेट्स है उनकी आय है उन पे ये कर लगाया जाता है आयकर। आयकर की संरचना थोड़ी सी हम देख लेते हैं, आयकर कैसे लगता है। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो अभी का बजट आया है उसमें एक टैक्स की स्लेब आई है। स्लेब मीन्स एक रेंज बताती है सरकार की, इस रेंज पे हम इतनी परसेंट की दर है वो लेंगे। किसी की इनकम 0 से 3 लाख रुपए है उस पे 0% है, उसके बाद यानी 3 लाख इनकम तक 0%, 3 से 7 लाख पे है 5%, 7 से 10 लाख पे है 10%, 10 से 12 पे है 15%, 12 से 15 पे है 20, और 15 लाख से ज्यादा जिनकी इनकम है उन पे 30% टैक्स की रेट लगाई जाती है। ये है पुरानी टैक्स की स्लेब 2023-24 का जो आपके बजट जो आया था उसमें ये बताई। इसमें 0 से 3 लाख तक है 0%। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ 3 से 6 लाख पे क्या है 5%, और यहाँ रेंज बढ़ा दी 3 से 7 लाख। बाकी देखिए सारे में इनमें एक एक ज्यादा कर लीजिए, इनमें एक एक कम। फिर देखिए यहाँ 6 से 9 है, यहाँ 10 है, फिर 12 लाख है इसमें भी 12 है, फिर 12 से 15, ये जो दो है लास्ट वाले ये दोनों क्या है, सेम है। अंतर कहाँ है इनमें, यहाँ 9 से 12 है, यहाँ 10 से 12 है। तो ये पुरानी स्कीम वो नई स्लेब है और ये पुरानी वाली है। सरकार ने ये ऑप्शन दिया है कि आप जब भी टैक्स भरो फाइनेंशियली में तो आपके पास ऑप्शन है पुरानी वाली के हिसाब से भी दे सकते हो या नई वाली के हिसाब से भी। ये जो नई वाली टैक्स स्लेब है इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसमें 7 लाख तक की इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आयकर अधिनियम है उसके तहत कुछ छूटें मिली हुई है, कुछ डिडक्शन मिले हुए हैं। जब हम टैक्सेबल इनकम निकालते हैं यानी किसी व्यक्ति की कोई सैलरी है, मान लीजिए 80,000 रुपए है, ठीक है। अब 80,000 रुपए उसकी सैलरी है, फिर उसको छूटें दी जाती है कि आपने 12 महीने में इतनी इनकम कमाई तो आपकी रेंज कौन सी आई वो सब निकालते हैं। उसके बाद उसके डिडक्शन निकालते हैं कि आपको कौन कौन सी छूटें दी जाती है, ठीक है। उनमें कटौतियां डिडक्शन वगैरह होते हैं। तो अभी जो नई वाली स्लेब है इसके अकॉर्डिंग 7 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है, पुरानी वाली में था 5 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं था, ठीक है। मैक्सिमम जो दर है वो 30% है दोनों के मामले में, 15 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है। तो ये टैक्स स्लेब का एक चार्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। ये क्या होता है? देखिए ये होता है कि कंपनियां जो होती है, व्यापारिक संस्थाएं, वो एक लाभ कमाती है, उस लाभ पे क्या है सरकार टैक्स लेती है। जो कंपनियों में काम नहीं करते, जो सैलरी वाले पर्सन होते हैं, जो खुद कुछ आय कमाते हैं, उन पे आयकर, और कंपनियों के लाभों पर अर्न जो प्रॉफिट है, अर्जित लाभ, उस पे लगाया जाता है ये कर। अब देखिए निगम कर जो कंपनीज एक्ट है 1956 अमेंडमेंट हो चुका है 2013 में, उसके अकॉर्डिंग पब्लिक, सार्वजनिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट, दोनों पे क्या है निगम कर लगाया जाता है। 2019 में संशोधन हुए हैं कुछ, 30% इस कर की दर को पहले थी, अब कर दी गई है 22%। देखिए ज्यादा डेप्थ में मत जाइए, टर्नओवर वगैरह इतना पूछते भी नहीं है कभी, सामान्य सी चीजें पूछी जाती है। कर की दर कितनी है? 22%, पहले थी 30%।
विदेशी जो कंपनियां हैं उनके लिए पहले थी 40%, अब है 35% कर की दर है। आप बस इतना सिंपल से डेटा है वो याद रख लीजिए। होता गया निगम कर, जो कंपनियां हैं उनके प्रॉफिट पे, अर्न प्रॉफिट है उस पे लगाया जाता है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये है MAT, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, सिंपल सा आपको बताता हूं। देखिए, कोई भी कंपनी है उसकी एक बैलेंस शीट होती है। अब इस बैलेंस शीट में कंपनी एक प्रॉफिट दिखाती है, अपनी बैलेंस शीट जब बनाती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। मान लीजिए इसको बुक प्रॉफिट बोलते हैं कि कंपनी की जो किताबें हैं उसमें प्रॉफिट कितना आ रहा है। अब इनकम टैक्स जब ये आय वो आपके निगम कर जब लगाया जाता है तो सरकार क्या देखती है कि कंपनी ने क्या किया, अपनी बुक वैल्यू जो प्रॉफिट है, बुक में जो प्रॉफिट है वो मान लीजिए किसी कंपनी का सपोज कीजिए 5 करोड़ रुपए है, या 100 करोड़ मान लीजिए, इतना कम भी नहीं रखना है हमें, कि किसी कंपनी का जो बुक प्रॉफिट है यानी किताबों में उसने प्रॉफिट है वो दिखा रखा है 100 करोड़। और जब वो टैक्स देती है कंपनी, किसके तहत, डायरेक्ट टैक्स के तहत, कौन सा, निगम कर। तो वो कंपनी क्या करती है, इस 100 करोड़ में से डिडक्शंस वगैरह घटाने लग जाती है। दो प्रकार की इनकम होती है, एक तो देखिए कर योग्य आय, इसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। तो इस कंपनी ने क्या किया, इसके 100 करोड़ पे लगना चाहिए था टैक्स, और इसने डिडक्शन वगैरह सारे बहुत सारे दिखा के अपने प्रॉफिट को कर लिया शून्य, जीरो कर दिया इसने। अब जीरो पे तो कोई टैक्स नहीं लगता, तो ऐसी कंपनी को बोला जाता है शून्य कर कंपनियां, जीरो टैक्स कंपनियां इनको बोला जाता है। अब ये खेल चलता रहा बहुत दिनों तक, ये ऐसे छूट्स वगैरह लेके अपने जो प्रॉफिट है उसको शून्य दिखाती रही ऐसी कंपनियां। 1996-7 से हमने स्टार्ट किया एक कर जिसका नाम है MAT। इसमें मिनिमम क्या है, इनको 18.5% जो कर है वो देना पड़ता है। ऐसी कंपनियों को बोला जाता है जीरो टैक्स कंपनियां, शून्य कर कंपनियां, जो अपनी बुक प्रॉफिट यानी किताबों में तो कर 100 करोड़ मान लीजिए है प्रॉफिट, उसके बाद डिडक्शन वगैरह करके प्रॉफिट को दिखा देती है जीरो, अब उस पर टैक्स बचा लेती है। तो ऐसी कंपनियों के लिए 1996 में लाया गया MAT, इसका नाम है वैकल्पिक न्यूनतम कर। या तो आप निगम कर की जो दर है उसके अकॉर्डिंग आप अपने टैक्स का क्या है भुगतान कर दो, वरना 18%, 18.5% की दर से क्या है मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स है उसको पे करो। ये हो गया MAT, ये भी क्या है एक डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद तीसरा है कैपिटल गेन टैक्स, पूंजीगत लाभ कर। ये क्या होता है, देखिए जब हम मान लीजिए हमारा घर बेचते हैं, कोई जमीन बेचते हैं, कोई शेयर वगैरह है वो बेचते हैं, कोई हमारे पास असेट्स है उसको बेचते हैं, उसको बेचने से जो हमारे पास लाभ आता है उस लाभ पे ये कर लगाया जाता है, इसको बोलते हैं पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन टैक्स। अब ये कैपिटल गेन टैक्स ये मैंने बता दिया, कोई भी परिसंपत्ति या एसेट्स है उनको बेचने पर होने वाले लाभ पर लगाया जाता है। ये कैपिटल गेन है वो दो तरीके से होता है। अब आपके पास यदि आपने कोई असेट्स है उसको 36 महीने के अंदर बेचा, जैसे आपने आज कोई असेट्स खरीदी और उसको 36 महीने यानी 3 साल के अंदर आपने उसको बेचा, तब होता है आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ। यदि आपने 36 महीने बाद बेचा तो वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये दो तरीके से गेन निकाला जाता है। ये इसमें मैंने लिखा है शेयर, शेयर भी क्या है एक असेट्स है। जब शेयर को बेचा जाता है, देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो, जैसे दो प्रकार के एसेट्स होते हैं, एक होती है मूर्त संपत्तियां, एक अमूर्त। मूर्त यानी जिनको हम देख सकते हैं टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल, जैसे पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, उनको भी हम बेचते हैं, कॉपीराइट्स वगैरह को भी बेचते हैं, तो उनसे जो लाभ होता है उस पर भी ये लगता है कौन सा, कैपिटल गेन टैक्स। तो शेयर के मामले में, इक्विटी है उनके मामले में ये जो सीमा है वो है 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म, 1 वर्ष के बाद बेचा तो क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सामान्य इसमें रेट दी हुई है, जनरल रेट वो है 12.5%, और शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन है उस पे है 20% यानी 20%। ये है कैपिटल गेन टैक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कोई असेट्स है, परिसंपत्तियां, उनको बेचने से जो लाभ होता है उस पे ये कर लगाया जाता है। दो टाइप का है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म।
शॉर्ट टर्म मीन्स 36 महीने के अंदर आपने असेट्स को बेची है, लॉन्ग टर्म मीन्स 36 महीने बाद बेची है। शेयर के मामले में क्या है, ये अवधि 1 साल है। ठीक है, ये दोनों रेट्स मैंने आपको बता दी जो लेटेस्ट बजट है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है, प्रतिभूति। प्रतिभूति मीन्स शेयर बॉन्ड वगैरह, इनकी बात कर रहा हूं मैं। पहले वाला था उसमें शेयर क्या था, आपकी एक असेट्स बताई। ठीक है, इस वाले में क्या है, आप जो लेन देन करते हो स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर बाजार में जो लेन देन होता है, देखिए नाम ही क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन। शेयर बाजार में जो लेन देन होता है उस पे ये कर लगाया जाता है। ठीक है, वो है सिक्योरिटी। एक है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, यहाँ पे भी क्या है, लेन देन। कमोडिटी क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु। जब वस्तुओं का क्या है, लेन देन किया जाता है, आपने एक वायदा कारोबार नाम सुना होगा, जैसे गवार है, गोल्ड है, सोना वगैरह, इनके भी क्या है, बोलियां लगती है। जैसे हम फ्यूचर के जो प्राइस है उन पे फायदा उठाने के लिए कमोडिटी मार्केट बनाया हुआ है, आपने कभी नाम सुना होगा। तो उस पे जो लेन देन होता है उस पे ये कर लगता है, कौन सा, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। वस्तु सौदा कर, वस्तुओं का सौदा किया जाता है ऑनलाइन, वायदा कारोबार इसको बोला जाता है। ठीक है, अब है कुछ डायरेक्ट टैक्स जो अब समाप्त हो चुके हैं, वो देखिए। एक है एस्टेट ड्यूटी कर। एस्टेट मीन्स जो आपकी विल होती है, जो जिसको हम वसीयत बोलते हैं। वसीयत में क्या है, संपत्ति छोड़ के जाते हैं जो पुरखे होते हैं, पूर्वज होते हैं, उस पे ये कर लगाया जाता है जब उनकी मृत्यु हो जाती है। ये 1985 में समाप्त हो चुका है, ये डायरेक्ट टैक्स था। उपहार कर गिफ्ट टैक्स है, ये 1998 में समाप्त हो चुका। अब जो लेने वाला व्यक्ति है उस पे लगाया जाता है ये गिफ्ट टैक्स। ठीक है, वेल्थ टैक्स, संपदा कर, ये 2015 में समाप्त कर दिया गया। एक है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, लाभांश वितरण कर, ये भी 2020 में समाप्त हो गया। डिविडेंड क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए। डिविडेंड इसको हिंदी में बोलते हैं लाभांश, यानी लाभ में अंश। किसके लाभ में अंश, लाभ किसका होता है, वो होता है कंपनियों का। जब हम कंपनियों के क्या खरीदते हैं, शेयर। शेयर मतलब क्या होता है, कंपनियों के लाभ में हमने हिस्सा प्राप्त किया है। हमने कंपनी को लोन के रूप में पैसे नहीं दिए, हमने कंपनी को एक तरह से कैपिटल दी है कि हम भी लाभ में हिस्सा चाहते हैं। तो शेयर जो होता है उस पे आपको कंपनी देती है लाभांश। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स यानी जो कंपनी के निवेशक है, कंपनी के अंशधारी है, उनको देती है लाभ में हिस्सा, उसको बोलते हैं लाभांश। इस लाभांश पे क्या है, एक टैक्स लगता था जिसको बोलते थे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। फिर ये लोगों ने कहा कि हम आयकर भी देते हैं, इनकम टैक्स। तो ये लाभांश तो क्या है, हमारी आय का हिस्सा है। तो हमने आयकर जब दे रहे हैं तो ये टैक्स क्यों ले रहे हो हमसे। तो ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, ये क्या है, समाप्त कर दिया गया 2020 में। ठीक है, ये कुछ डायरेक्ट टैक्स थे जो अब समाप्त हो चुके हैं। तो हमने केंद्र सरकार के जो प्रत्यक्ष कर है वो सारे देखे। अब राज्य सरकार के देखते हैं। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है वो देखते हैं। एक है कृषि आय पर। कृषि जो सब्जेक्ट है वो राज्य का है, इस पे कोई कर नहीं लेती, कोई भी सरकार है वो कृषि पर कर नहीं लेती। ठीक है, पेशेवर कर, प्रोफेशनल टैक्स है, वो लिया जाता है जो आपके सीए है, डॉक्टर्स है, इनके द्वारा क्या है, पेशेवर कर लिया जाता है इनसे। तो राजस्थान में तो ये कर लिया नहीं जाता। ठीक है, राजस्थान में ऐसा कोई कर नहीं लिया जाता। और इस कर को लिया जाता है मैक्सिमम, जो साल में ये लिया जाता है 2500, 2500 रुपए का लिया जाता है। राजस्थान में इस प्रकार का प्रोफेशनल टैक्स कोई नहीं लिया जाता। ये टैक्स जैसे आप महाराष्ट्र है, गुजरात है, ऐसे स्टेट है वहां पे ये टैक्स लिया जाता है। ठीक है, बड़े स्टेट है वहां पे ये टैक्स लिया जाता है। स्टाम्प शुल्क हो गया, जब हम किसी जमीन को खरीदते हैं तो संपत्ति वगैरह खरीदते हैं, क्रय विक्रय, तो स्टाम्प लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम स्टाम्प शुल्क। एक है आवासीय कर। आवासीय कर जो अपने लोकल बॉडीज होती है, स्टेट गवर्नमेंट, वो लगाती है। एक है भू राजस्व कर। ये सारे क्या है, लैंड रेवेन्यू जो टैक्स है, ये एक बार लिए जाते हैं, सिर्फ एक बार ऐसे टैक्स। बिजली के बिल वगैरह में ऐड होके ही आते हैं आवासीय कर वगैरह। ठीक है, जो नगर पालिकाएं वगैरह वो लेती है, लोकल बॉडी। तो ये डायरेक्ट टैक्स किसके द्वारा है, स्टेट गवर्नमेंट के। सबसे मेन तो देखिए इनकम टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, एक कॉर्पोरेट टैक्स। स्टेट के पास क्या है, बेचारे के पास कुछ नहीं है आय इससे, डायरेक्ट टैक्स से।
क्योंकि बहुत सारे कर तो राजस्थान गवर्नमेंट ले ही नहीं रही, और इनसे कोई बहुत मिनिमम टैक्स आता है। स्टेट के पास सबसे ज्यादा आता है शराब से जो पैसा आता है, जो इसको हम आगे पढ़ेंगे, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, उससे स्टेट गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पैसा आता है, वो अप्रत्यक्ष कर है। तो ये हमने देखे कौन से डायरेक्ट टैक्स किसके द्वारा, केंद्र और राज्यों के द्वारा। अब देखते हैं केंद्र सरकार के कौन से कर, अप्रत्यक्ष कर। अब देखिए अप्रत्यक्ष कर मैंने आपको बताया कौन से हैं जिनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, वो ट्रांसफर किया जा सकता है। जीएसटी हमने देखा। अभी अप्रत्यक्ष करों के बारे में एक चीज आई है कि एक राष्ट्र और एक कर, वन नेशन वन टैक्स वन नेशन। ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड टर्म नहीं है, ये किससे रिलेटेड है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि जीएसटी क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर है उसमें तो क्या है, हमने देखे आयकर, निगम कर, वो सारे देखे। अप्रत्यक्ष कर है उससे रिलेटेड ये टर्म है एक राष्ट्र एक टैक्स, एक देश एक कर। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हम देखेंगे, केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर और राज्य सरकार के। लगभग सारे कर है वो किस में शामिल कर लिए गए हैं, जीएसटी में। कुछ कर है जिनको जीएसटी में शामिल नहीं किया है। देखिए उत्पाद शुल्क है केंद्र सरकार का, ठीक है, तो ये उत्पाद शुल्क क्या होता है, सीमा शुल्क क्या होता है। देखिए सीमा शुल्क तो होता है, ये उत्पाद शुल्क होता है जब उत्पादन होता है वस्तु को, वस्तु और सेवाओं का क्या होता है उत्पादन, उस पर लगाती है केंद्र सरकार। सीमा शुल्क है वो लगता है आयात निर्यात पे, इस पे आयात निर्यात पे। एक है केंद्रीय बिक्री कर, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई वस्तु का लेन देन होता है वस्तु सेवाओं का, तब लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेवा कर है जीएसटी में आई गया, सर्विस टैक्स नाम ही क्या है जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये तो जीएसटी में आ गया। तो ये जो उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क है, इसमें उत्पाद शुल्क में क्या है, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोल है, ये तो क्या है जीएसटी में है नहीं, इसको छोड़ के सारे क्या आ गए अब जीएसटी में शामिल हो गए। उपरोक्त कर क्या है जीएसटी में शामिल, किसको छोड़ के, पेट्रोल को छोड़ के। उत्पाद शुल्क में सीमा शुल्क कुछ जगह कुछ बेसिक से कर है उनमें एक्साइज ड्यूटी ली जाती है, बाकी ये भी किस में आ गया जीएसटी में। तो अप्रत्यक्ष करों में ये सारे कर किस में आ गए, जीएसटी में। कौन से बच गए, पेट्रोल वाले, ठीक है, उत्पाद शुल्क में। उसके बाद राज्य सरकारों के जो कर है, एक है विलासिता कर, मनोरंजन कर, प्रवेश कर, जो चुंगी वगैरह जो होती थी, लॉटरी टैक्स, विज्ञापन कर, ये सारे क्या है एडवर्टीजमेंट वगैरह, ये सारे अब जीएसटी में शामिल हो गए। कई बार सवाल पूछते हैं लॉटरी टैक्स किसके द्वारा लिया जाता है, एक अप्रत्यक्ष कर है राज्य सरकार। इनके आप नाम याद रख लीजिए, विलासिता कर, मनोरंजन कर, प्रवेश कर, आपके लॉटरी टैक्स, विज्ञापन एडवर्टीजमेंट टैक्स, ये सारे अब जीएसटी में आ गए, ठीक है। उसके बाद एक है राज्य उत्पाद शुल्क, विद्युत कर, ये जीएसटी में शामिल नहीं है। अब राज्य उत्पाद शुल्क में क्या है, शराब, जो शराब से जो इनकम आती है वो सारे किस में आते हैं, एक्साइज ड्यूटी। सरकार, राज्य सरकार को सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो ये देता है, ठीक है। विक्रय कर, बिक्री जो सेल टैक्स है उसको पेट्रोलियम पदार्थों को छोड़कर शेष किस में चला गया, जीएसटी में। लगभग जीएसटी में है सिर्फ पेट्रोल और शराब को छोड़ के, ठीक है। शराब किसका है, राज्य का कर है, राज्य उत्पाद कर है, तो ये जीएसटी में शामिल नहीं है। बाकी ये सारे जीएसटी में शामिल है, इधर वाले जीएसटी में शामिल है, सिर्फ किसको छोड़ दो, पेट्रोल को, ठीक है। तो ये हमने देखे कौन से अप्रत्यक्ष कर, केंद्र के और राज्यों के। एक एक इनको पढ़ना कोई औचित्य वाला काम नहीं है, सिर्फ आपको सिंपल ये देखना है लगभग कर किस में आ गए, इसमें जीएसटी में शामिल हो गए। पेट्रोल छोड़ दो, शराब किस में है, राज्य उत्पाद शुल्क में। उसके अलावा विक्रय कर है वो भी जीएसटी में आ गया, पर पेट्रोलियम पदार्थ है उनको छोड़ के, ठीक है। पेट्रोल वगैरह इन पे जीएसटी नहीं लगता, इस पे राज्य सरकारें वेट लगाती है, सब आप देखते ही हो। उसके बाद देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे हम, ठीक है, जो हमारे टैक्स से रिलेटेड ही टर्म्स है वो। एक होती है करेतर प्राप्तियां, नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखिए एक चार्ट देखिए जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, दो प्रकार की प्राप्तियां रेवेन्यू वाली, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। मैंने आपको बताया था क्या क्या आता है इसमें, ब्याज, ब्याज कौन सा, जो हमने लोन दे रखा है उस पर प्राप्त हो रहा है, फाइन, फीस वगैरह, ग्रांट्स मिलते हैं, डिविडेंड, प्रॉफिट,
केंद्र सरकार की जो कंपनियां हैं उनसे क्या है, ग्रांट्स वगैरह सार्वजनिक कंपनियों से मिलते हैं, तो इनको बोला जाता है करेतर प्राप्तियां। ऐसे शब्द कई बार पूछ लिए जाते हैं। करेतर प्राप्तियां किनको बोलते हैं? इनको बोलते हैं जो प्राप्तियां हमें टैक्स के रूप में नहीं मिलती है। ठीक है, टैक्स के अलावा जो प्राप्तियां होती है उनको क्या बोलते हैं? करेतर प्राप्तियां। ठीक है, जैसे ब्याज है, इंटरेस्ट हो गया, आपके अनुदान, लाभांश हो गया कंपनियों का, केंद्र सरकार की जो सार्वजनिक कंपनियां है उनको। ठीक है, एक है उपकर और एक अधिभार, इनको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, उपकर का मतलब होगा शेष होता है, इसको बोलते हैं कर पर कर, टैक्स ऑन टैक्स। कर पे एक कर लगाया जाता है। बेसिकली ये लगाया जाता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष उद्देश्य से कर पर लगाया जाता है। जितना कर होता है उस पे लगाया जाता है। ठीक है, और जो विशेष उद्देश्य है, मान लीजिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक इनकम है कोई भी, मान लीजिए 1 लाख रुपए की इनकम है, इस पे कर लगाया 10%। अब ये बोल दिया गया कर पे कर है 10% शेष के रूप में। 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000 रुपए। ठीक है, इस 10,000 का 10% हुआ 1,000 रुपए। ये 1,000 रुपए शेष है और ये है टैक्स। टैक्स मीन्स, शेष मीन्स सरचार्ज। ठीक है, वो सॉरी, आपके जो उपकर है वो लगाया है, कर पे एक कर लगाया है। इस कर की मान लीजिए उद्देश्य ये है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पे ये पैसा खर्च होगा। सरकार ने बोल दिया कि मैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए आपसे 10% शेष चार्ज करूंगी टैक्स पे। अब टैक्स कितना हुआ? 10,000, 10% की दर है, उस पे 1% में क्या है, शेष के रूप में लगाऊंगे। तो इस जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो पैसा 1,000 रुपए आया, ये 10,000 रुपए तो सरकार की क्या है, कर राजस्व है। इसको तो सरकार जैसे चाहे वैसे यूज करेगी, कहीं पे भी यूज करे। पर इस पैसे का यूज कहाँ किया जाएगा? प्राइमरी एजुकेशन पे। जैसे ही विशेष उद्देश्य है, जिस विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है उसी पर क्या है, ये खर्च किया जाता है। इसको बोलते हैं क्या? शेष। एक होता है अधिभार। अधिभार होता है कि मौजूदा कर की राशि पर अतिरिक्त कर। अब देखिए डिफरेंस क्या है शेष और सरचार्ज में। इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, सरचार्ज का। सरचार्ज है वो कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, इसका कोई विशेष उद्देश्य है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा ये लगता है 50 लाख की इनकम से ज्यादा पे, जिनकी इनकम क्या है 50 लाख से ज्यादा है, उन पे ये सरचार्ज लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया उपकर और ये अधिभार। इन दोनों को कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इनको स्टेट यानी राज्यों के साथ साझा करना जरूरी नहीं है। सेंट्रल है वो इनको सरचार्ज और सेस दोनों को क्या है, राज्यों के साथ साझा नहीं करता। ठीक है भाई, वित्त आयोग जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि राज्य, तो जो सेंट्रल है किस प्रकार राज्यों को पैसा देता है, वित्त आयोग में हम पढ़ेंगे, फाइनेंस कमीशन में। पर जो उपकर और अधिभार की राशि है उसको जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो राज्यों के साथ शेयर नहीं करती। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन में ये प्रावधान है। ठीक है, बाकी क्या है, उपकर है वो विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन मैंने बताया। अधिभार 50 लाख की इनकम के ऊपर मौजूदा कर है उस पर एक अतिरिक्त शुल्क या भार लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक शब्द है टैक्स बेयंसी, जिसको बोलते हैं कर उछाल या कर उत्प्लावकता। ये क्या होता है? देखिए टीबी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है इसका, टैक्स बेयंसी का। इसका मतलब होता है कर राजस्व में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन जीडीपी में अनुपातिक परिवर्तन। देखिए सिंपल सा क्या है वो समझिए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यदि टैक्स की दर बढ़ी, रेट बढ़ी, तो उससे क्या होगा, कर राजस्व बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, कर राजस्व बढ़ेगा भाई, टैक्स रेवेन्यू ये बढ़ेगा। इस टैक्स रेवेन्यू बढ़ने से
जीडीपी में क्या परिवर्तन आया है, जीडीपी कितना बढ़ा है, वो कौन बताता है? कर उत्प्लावकता। कर राजस्व में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन जीडीपी में आनुपातिक परिवर्तन, ये इसका क्या है? फॉर्मूला। एक है टैक्स जीडीपी रेशियो। टैक्स जीडीपी रेशियो हमें क्या बताता है? जो हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू है, टोटल कर राजस्व है, उसकी तुलना करता है ये जीडीपी से। तो जीडीपी अपॉन टैक्स, टोटल टैक्स रेवेन्यू इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। टैक्स जीडीपी रेशियो क्या होता है? जीडीपी की तुलना करता है कुल कर राजस्व से, ठीक है। जैसे विकसित देश है वहां पे ये ज्यादा पाया जाता है। जो विकसित देश है वो लोग क्या है, टैक्स ज्यादा पे करते हैं। भारत जैसा देश है उसमें टैक्स लोग कम पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और शब्द है, एक है पिगोवियन कर, एक है टोबिन टैक्स। इनको भी आप देख लीजिए थोड़ा सा, एक रोबोट टैक्स है, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। पिगोवियन टैक्स क्या होता है? एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हुए हैं, ठीक है, पिगो, उनके नाम पे ये पिगोवियन टैक्स आया है। ये टैक्स बेसिकली किस पे लगाया जाता है? जो ऐसी वस्तुएं जो क्या है, थर्ड पार्टी यानी तीसरे पक्ष पे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, उन पे ये लगाया जाता है। जैसे एक टैक्स आपने सुना होगा, कार्बन टैक्स। पर्यावरण जो नुकसान होता है उस पे ये कर लगाया जाता है, कंपनीज वगैरह उन पे लगाया जाता है कि आप जितना पोल्यूशन कर रहे हो उनकी एवज में कुछ पेड़ पौधे लगाओ या आप पे हम इतना फाइन चार्ज करेंगे। कार्बन टैक्स इसको बोला जाता है। पिगोवियन टैक्स क्या है? ऐसी जो वस्तुएं हैं या ऐसे जो व्यापारिक लेन देन गतिविधियां हैं जो पर्यावरण थर्ड पार्टी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, उन पे ये टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। एक है टोबिन टैक्स, जिसको रॉबिन हुड टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा बाजारों में सट्टा रोकने हेतु, यानी जो विदेशी मुद्रा बाजार है उनमें सट्टे किए जाते हैं। सट्टे जो गेम्स वगैरह खेले जाते हैं कि उनमें हम जो मुद्रा है उस पे जो मान लीजिए जैसे डॉलर की कीमतें उतार चढ़ाव होता है, उसमें लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सट्टा खेलते हैं। उसको रोकने के लिए ये टोबिन टैक्स या रॉबिन हुड टैक्स लगाया जाता है। भारत में ऐसे कर नहीं है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि विदेशी मुद्राएं आए, ठीक है। हम चाहते हैं विदेशी मुद्राएं भारत में आए, पूंजी आए, मतलब विदेशी पूंजी है वो भारत में आए। एक है रोबोट टैक्स। रोबोट टैक्स क्या होता है? ये होता है कि जैसे अब एआई आ गई है, एआई है, प्रौद्योगिकी आ गई, इनसे जो मानव श्रम है उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मानव श्रम है उस पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो एक तरह से ऐसी प्रौद्योगिकियों को हतोत्साहित करने के लिए ये रोबोट टैक्स है वो अवधारणा आई है। अभी फिलहाल भारत में ऐसे टैक्स नहीं है, पर अक्सर क्या न्यूज़पेपर्स में ऐसे शब्द है वो चलते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। एक टैक्स हेवन। टैक्स हेवन का मतलब क्या होता है वो देखिए, आपने नाम सुना होगा मॉरिशस। कभी केंद्र का बजट आप पढ़ना, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड। जब हम पढ़ते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई इन देशों से आती है, इनको टैक्स हेवन कंट्रीज बोला जाता है। ऐसा क्यों? टैक्स हेवन कंट्रीज या टैक्स हेवन सिस्टम किसको बोला जाता है? ऐसी राष्ट्र या ऐसी कोई अर्थव्यवस्था जहां पे कर की दरें या तो शून्य हो या नाम मात्र की हो। वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने हेडक्वार्टर्स वगैरह रजिस्टर्ड करती है, वहां अपना कार्यालय कार्यालय रजिस्टर्ड करती है, और वहां से फिर क्या है, भारत में वो पैसा आता है तो वो वहां पे क्या है, टैक्स फ्री है। ऐसी जगह को क्या बोला जाता है? टैक्स हेवन कंट्रीज। एक है एंजल कर। एंजल कर किस पे लगाया जाता है? एंजल कर लगाया जाता है कि ऐसी अनलिस्टेड कंपनियां जिनको बोलते हैं गैर सूचीबद्ध कंपनियां। गैर सूचीबद्ध मीन्स
कि एक शेयर बाजार होता है, स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे ये कंपनियां गैर सूचीबद्ध है और ये अपने शेयर बेच रही है, ऐसे कंपनियां अपने शेयर बेचती है और उनसे जो लाभ होता है उस पे लगाया जाता है ये एंजल कर। बेसिकली ये स्टार्टअप्स के लिए आया था। स्टार्टअप्स, जो नए स्टार्टअप्स वगैरह खुलते हैं तो बड़े निवेशक क्या है, उन स्टार्टअप्स को खरीद लेते हैं, तो वो ये कर आया था। पर स्टार्टअप, उससे क्या है कि स्टार्टअप है वो हतोत्साहित होते हैं, इसलिए ये कर है वो हटा दिया गया है, एंजल कर अब नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद दो चीजें हैं, एक टैक्स एविजन जिसको कर चोरी या कर अपवंचन बोलते हैं, एक टैक्स परिहार, ये लास्ट में ये और हम देख लेते हैं। देखिए कर चोरी क्या होती है। कर चोरी मीन्स कि हम कर दे ही नहीं रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं कर चोरी। टैक्स अवॉइडेंस यानी हम टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं। एक सेकंड, देखिए जब हम किसी कर योग्य आय यानी टैक्सेबल इनकम या संपत्ति, इस पे कर भुगतान है वो नहीं करते, उसको बोलते हैं हम टैक्स एविजन यानी टैक्स की चोरी। अब देखिए कोई कर योग्य आय है, टैक्सेबल इनकम, उस पे यदि कर का भुगतान है वो नहीं किया जाता तो वो क्या बन जाता है, काला धन। काला धन इसको ही तो बोलते हैं ब्लैक मनी। जब क्या है, सरकार बोलती है कि ये टैक्सेबल इनकम है और इस पे टैक्स नहीं दिया, उसको बोलते हैं हम सामान्यतः काला धन। इसको बोलते हैं टैक्स का अपवंचन करना। और इसको बोलते हैं कर परिहार, किसको बोलते हैं कि मौजूदा कानूनों के तहत छूट यानी डिडक्शन का फायदा उठाकर टैक्स नहीं देना। जैसे आप जब कमाने लग जाओगे तो आप सीए वगैरह है उनकी सलाह लोगे कि यार मैं टैक्स कम कैसे दे सकता हूं, तो वो आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे। इसको टैक्स अवॉइडेंस बोला जाता है। ठीक है, कर परिहार, कर दायित्व से मुक्ति पाना, कि आप सीए वगैरह से पूछोगे वो बताएगा आपको कि आप एलआईसी में पैसा लगा लो, आप कोई होम लोन ले लो, आप ये कर लो वो कर लो, तो ऐसे बहुत सारे तरीके बताएगा। तो वो तो होता है टैक्स परिहार। ये क्या है, गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि आप मौजूदा कानून है, अधिनियम है, उनके तहत जो छूट है उनको प्राप्त करने के, उनका फायदा उठाकर क्या है टैक्स बचा रहे हो। और एक है जो कानून बने हुए उसके तहत आप टैक्स दे ही नहीं रहे, उसको बोलते हैं टैक्स की चोरी, और ये है टैक्स अवॉइडेंस। तो यहां तक हमारे टैक्स से रिलेटेड टॉपिक थे। अब एक बच गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो एक क्लास में हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, बड़ा टॉपिक है। और उसके बाद फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे, वित्त आयोग। ठीक है, तो हमारा फिर क्या है कि जो राजकोषीय नीति का चैप्टर हो गया पूरा कंप्लीट, वो है हो जाएगा। ठीक है, बजट निर्माण हमने देख लिया, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।